नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। आज 27 सितंबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज के समाचारों की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है उसका टाइटल है माओस्ट इन्फ्लुएंस डाउन फ्रॉम 96 टू 41 डिस्ट्रिक्ट होम मिनिस्ट्री। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। माओवादी प्रभाव 96 से घटकर 41 जिलों में गृह मंत्रालय MHA द्वारा मुख्यमंत्रियों और अन्य अधिकारियों को एक बैठक में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार माओवादियों का भौगोलिक प्रभाव देश के केवल 41 जिलों तक सीमित हो गया है, जो 2010 में 10 राज्यों के 96 जिलों से बहुत कम है। रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्रालय ने बयान में कहा कि इन बदमाशों को कुछ इलाकों में धकेल दिया गया है, जिसमें देश में LWE वामपंथी उग्रवाद हिंसा का 85% हिस्सा केवल 25 जिलों में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सुरक्षा और अन्य विकासात्मक पहलुओं की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उड़ीसा के मुख्यमंत्री उपस्थित थे, जबकि छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और केरल का प्रतिनिधित्व पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिवों ने किया था। आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व उसके गृह मंत्री ने किया था। बैठक को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र पर राज्य में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या में कमी करने का आरोप लगाया, जो बुनियादी ढांचे से संबंधित के लिए विशेष केंद्रीय सहायता SCA और सुरक्षा संबंधी व्यय SRA योजना के तहत 33 करोड़ रुपए का लाभ उठा सकते हैं। श्री सोरेन ने कहा कि MHA ने झारखंड के खिलाफ 10,000 करोड़ का बिल उठाया था और अनुरोध किया था कि बिलों को बट्टे खाते में डाल दिया जाए और भारत सरकार भविष्य में राज्य सरकारों को ऐसे बिल नहीं भेजने का फैसला करे। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है टेक्नोक्रेट्स पुश फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारतीय विनिर्माण के लिए एक टेक्नोक्रेट का धक्का। महामारी शुरू होने से पहले भारत के रूम एयर कंडीशनर बाजार के प्रमुख खिलाड़ियों की बड़े विनिर्माण कार्यों में निवेश करने की कोई योजना नहीं थी। इसके बजाय 80% से अधिक AC के लिए सुविधाजनक आयात पर निर्भर थे। पिछले एक हफ्ते में कोविड-19 AC की बिक्री में सेंध लगाने के बावजूद हिताची जैसे वैश्विक ब्रांडों के साथ साथ वोल्टास जैसी घरेलू कंपनियों ने अगले 5 वर्षों में आयातित भागों पर 80% से 20% तक निर्भरता को उलटने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। आंशिक रूप से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना द्वारा संचालित इस टर्न के बीच वर्ली, मुंबई में एक ऑटो प्रमुख के तीसरे मंजिल के कोने के कार्यालय से बोए गए थे। इस अप्रैल तक महिंद्रा समूह के प्रबंध निदेशक पवन गोयनका एक असामान्य सार्वजनिक निजी साझेदारी चला रहे हैं, जो एयर कंडीशनर जैसे क्षेत्रों से पहले ही जमीन पर परिणामों के लिए अग्रणी नीतिगत बदलावों को सूचित और मदद कर रही है। उदाहरण के लिए, जब घरेलू और वैश्विक AC कंपनियों ने बताया कि भारत के 25,000 करोड़ रुपए के AC बाजार में स्थापित आयात आपूर्ति श्रृंखलाओं को बदलने के लिए बड़े विनिर्माण निवेश की आवश्यकता नहीं है, श्री गोयनका ने एक आकर्षक फॉर्मूलेशन पर पहुंचने के लिए अपने सौदा करने के कौशल का इस्तेमाल किया। उनका समाधान घरेलू खिलाड़ी को आयात करने की बजाय उनसे खरीदने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में अधिक कंप्रेसर बनाने के लिए मनाना, इस प्रकार वॉल्यूम जोड़ना जो नए निवेश को सही ठहराते हैं और घरेलू और विदेशी दोनों खिलाड़ियों के साथ विभिन्न AC घटकों के लिए इस विचार को दोहराते हैं। 18 महीनों से श्री गोयनका सप्ताह में 2 दिन AC जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक रणनीतियों और नीतिगत बदलावों की सिफारिश करने में बिता रहे हैं। विनिर्माण को बढ़ाने, निर्यात को बढ़ावा देने, आयात निर्भरता को कम करने और घरेलू मांग का विस्तार करने के लिए। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है 7 न्यू फेसेस इन एज पंजाब CM एक्सपेंड्स
हिज कैबिनेट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में 7 नए चेहरे, अपने मंत्रिमंडल का विस्तार। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रविवार को 7 नए चेहरों सहित 15 मंत्रियों को शामिल करके अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। कांग्रेस आलाकमान द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देने और श्री चन्नी को चुनावी राज्य में सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुने जाने के कुछ दिनों बाद विस्तार हुआ। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने राजभवन में विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। रेत खनन घोटाले में अपनी कथित संलिप्तता को लेकर पार्टी के कुछ नेताओं के विरोध के बावजूद कपूरथला से 3 बार के विधायक राणा गुरजीत सिंह को शामिल किया गया था। कैबिनेट में रणदीप सिंह नाभा, राजकुमार विरका, संगत सिंह गिलजियान, परगट सिंह, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग और गुरकीरत सिंह कोटली सभी नए चेहरे शामिल हैं। श्री सिंह के मंत्रिमंडल से बनाए गए 8 मंत्रियों में ब्रह्म मोहिंद्रा, मनप्रीत सिंह बादल, तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, अरुणा चौधरी, सुखविंदर सिंह सरकारिया, रजिया सुल्ताना, विजय इंदर सिंगला और भारत भूषण आशु हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है अवॉइड शिफ्टिंग गोल पोस्ट, इंडियन एनवॉय टेल चाइना। चलिए इसे पढ़ते हैं। गोल पोस्ट बदलने से बचें, भारतीय दूत ने चीन से कहा। चीन में भारत के दूत ने सीमा विवाद को हल करने के लिए लंबी अवधि की बातचीत के साथ विवादित सीमा क्षेत्रों के प्रबंधन की तत्काल चुनौती का सामना करते हुए बीजिंग से गोल पोस्ट को स्थानांतरित करने से बचने का आह्वान किया। दोनों पक्षों को पिछले समझौतों का पालन करने और समानांतर पटरियों पर दोनों उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत चीन संबंधों में वर्तमान में आने वाली बाधाओं को रेखांकित करते हुए चीन में राजदूत विक्रम मिश्री ने कहा, पहला लक्ष्य स्थान बदलने से बचना है। वह पिछले हफ्ते भारतीय और चीनी संस्थानों द्वारा आयोजित ट्रैक टू संवाद में बोल रहे थे और शनिवार को बीजिंग में भारतीय दूतावास द्वारा प्रतिलेख उपलब्ध कराया गया था। श्री मिश्री ने कहा कि दोनों पक्ष ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर संकट को हल करने के बारे में बातचीत जारी रखी और पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण पर गालवान घाटी में विघटन के बाद और हाल ही में पिछले महीने गोगरा में अब शेष कार्य कर रहे थे घर्षण क्षेत्र। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है गुलाब कोस्ट नियर कलिंगपट्टनम। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। गुलाब कलिंगपट्टनम के पास तट को पार करता है। चक्रवात गुलाब ने रविवार शाम कलिंगपट्टनम से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर में उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तट को पार कर लिया, जिससे इस क्षेत्र में व्यापक बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा, चक्रवाती तूफान गुलाब कलिंगपट्टनम से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर में आंध्र प्रदेश दक्षिण ओडिशा तटों को पार कर गया, जिसकी अधिकतम हवा 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे के बीच रही। तूफान ने पहले ओडिशा के 6 जिलों में लगभग 40,000 लोगों को निकाला। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त प्रदीप कुमार जेना ने कहा, हमें अभी तक चक्रवात से किसी बड़े नुकसान की रिपोर्ट नहीं मिली है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब चक्रवात ओडिशा के ऊपर से गुजरेगा तो हवा की गति लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दिन के दौरान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्थिति की समीक्षा की। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल IIT-D लॉन्चेज सेंटर ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज। चलिए इसे पढ़ते हैं। IIT-D यानी कि IIT दिल्ली ने क्वांटम प्रौद्योगिकियों पर केंद्र लॉन्च किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने रविवार को कहा कि उसने IIT दिल्ली में क्वांटम टेक्नोलॉजीज के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली अनुसंधान गति छात्र के लिए लाने क्वांटम प्रौद्योगिकियों पर उत्कृष्टता केंद्र COI स्थापना की है। संस्थान ने कहा कि COI संस्थान में की जा रही गतिविधियों में तालमेल और सामंजस्य लाएगा और DSE और अन्य फंडिंग एजेंसियों के से अधिक महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए प्रधान जांचकर्ताओं का
समर्थन करेगा, ऐसा संस्थान ने कहा। इसमें कहा गया है कि क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण सफलताओं के लिए अपार संभावनाएं हैं और केंद्र ने क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 8,000 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता की भी घोषणा की है। स्कूल ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च SIRI IIT दिल्ली के प्रमुख राजेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 100 वर्षों में क्वांटम भौतिकी ने समाज को अभूतपूर्व तरीके से प्रभावित किया है और दूसरी क्वांटम क्रांति अब कोने में है। IIT दिल्ली में क्वांटम टेक्नोलॉजीज पर COE चुनिंदा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा, श्री सिंह ने ऐसा कहा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है चाइनाज कॉन्टिन्यूइंग ट्रेवल बैन ऑन इंडियंस अनसाइंटिफिक एनवॉय। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारतीयों पर चीन का जारी यात्रा प्रतिबंध अवैज्ञानिक। दूत चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिश्री ने कहा कि चीन के निरंतर यात्रा प्रतिबंध ने हजारों छात्रों सहित भारत के यात्रियों को 1 वर्ष से अधिक समय तक देश में जाने से रोक दिया है, जो चीनी अधिकारियों के अवैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। पिछले हफ्ते भारतीय और चीनी संस्थानों द्वारा आयोजित एक संवाद में द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान कठिन स्थिति पर बोलते हुए श्री मिश्री ने कहा, बहुत कम जटिल मुद्दे जिनका विशुद्ध रूप से मानवीय संदर्भ है और द्विपक्षीय राजनयिक रूप से जुड़ा नहीं है, जैसे कि सुविधा प्रदान करना 1.5 साल से अधिक समय से भारत में चीन में फंसे छात्रों, व्यापारियों और फंसे परिवार के सदस्यों की आवाजाही अधिक संतुलित और संवेदनशील दृष्टिकोण की प्रतीक्षा कर रही है। बीजिंग में भारतीय दूतावास ने कहा, मैं यहाँ यह जोड़ सकता हूँ कि भारत ने हमारे व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को मौजूदा मतभेदों से अलग रखने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए चीनी व्यापारियों को भारत में आने के लिए वीजा जारी करना। हालांकि हम भारतीय छात्रों, व्यापारियों, समुद्री चालक दल और निर्यातकों के सामने आने वाली समस्याओं के संबंध में एक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखकर निराश हैं, कुछ का नाम लेने के लिए, ऐसा कि श्री मिश्री ने कहा। जैसा कि जुलाई में द हिंदू ने रिपोर्ट किया था कि चीनी विश्वविद्यालयों में नामांकित लगभग 23,000 भारतीय छात्रों में से कई भारत में रहते हैं और अपने पाठ्यक्रमों में लौटने में असमर्थ हैं। अधिकांश मेडिकल डिग्री में हैं और चिंतित हैं कि उनके विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम उन्हें विशेष रूप से व्यावहारिक नैदानिक विषयों में पर्याप्त रूप से तैयार नहीं करेंगे। 1 साल से अधिक समय से चीनी अधिकारियों से उनकी अपील का कोई हल नहीं निकला है। जून में इंडियन स्टूडेंट्स इन चाइना के बैनर तले 3,000 छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईमेल के माध्यम से एक पत्र भेजकर वापसी की संभावित तारीख पर स्पष्टता मांगी और यह नोट किया कि वे आवश्यकता अनुसार टीकाकरण, परीक्षण और संगरोध प्रोटोकॉल से गुजरने के इच्छुक हैं। भारत में चीन का दूतावास पिछले साल नवंबर में लगाए गए यात्रा प्रतिबंध के बाद से बड़े पैमाने पर कोई वीजा जारी नहीं कर रहा है। दूतावास ने इस साल मार्च से प्रभावी रूप से भारत में चीनी नागरिकों को भी चीन जाने के लिए आवश्यक स्वास्थ्य कोड से इनकार करके स्वदेश लौटने से रोक दिया है। प्रतिबंध में परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, जिसके कारण परिवारों के 1 साल से अधिक समय तक बटे रहने के कई मामले सामने आए हैं। भारत में कई चीनी नागरिकों ने द हिंदू को बताया कि कुछ ने अपने बच्चों को 1 साल से अधिक समय तक नहीं देखा है और यहाँ तक कि बीमार रिश्तेदारों से मिलने में भी असमर्थ हैं, जबकि कुछ परिवार नेपाल, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात जैसे तीसरे देशों में मिल रहे हैं। भारत चीनी नागरिकों को भारत में अपने परिवार से मिलने के लिए वीजा जारी करता रहा है। हालांकि अगर वे यात्रा करते हैं तो उन्हें चीन लौटने में असमर्थ होने की संभावना का सामना करना पड़ता है। श्री मिश्री ने बताया कि भारत अब चीनी व्यवसायियों को भी वीजा जारी कर रहा है ताकि वे भारत की यात्रा कर सकें। चीन जाने वाले सभी
सभी यात्रियों को 21 दिनों तो क्वारंटाइन में रहना होगा। हालांकि आवश्यक परीक्षण करने और संगरोध यानी कि क्वारंटाइन को पूरा करने के इच्छुक लोगों को भी वीजा या स्वास्थ्य कोड जारी नहीं किए जा रहे हैं। चीन ने अभी तक कोई समय सारणी नहीं दी है कि वह कब खुलेगा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है रिपल्स ओवर डल लेक एयरफोर्स प्लान्स इंस्पायर एव विद अ स्टनिंग शो। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। डल झील पर लहरें वायुसेना के विमानों ने शानदार प्रदर्शन के साथ प्रेरित किया। 14 वर्ष के अंतराल के बाद भारतीय वायुसेना IAF ने रविवार को नगर में स्थानीय लोगों को अपने जेट विमानों से आसमान में एरोबेटिक्स और विस्मयकारी युद्धाभ्यास के साथ मंत्रमुग्ध कर दिया। घाटी के विभिन्न स्कूलों से आए सैकड़ों छात्रों ने शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के लॉन में प्रसिद्ध डल झील पर मंडराते हुए IAF जेट्स को कुशलता से नेविगेट और सिंक्रोनाइज करते हुए देखने का आनंद लिया। IAF शो, जिसका उद्घाटन जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया था, को अपने सपने के पंख नाम दिया गया था। यह आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य चल रहे समारोहों के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। प्रवक्ता ने कहा, यह कश्मीर के युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए आयोजित किया गया था। इस शो में IAF सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम, पैरामोटर और पावर्ड हैंग ग्लाइडर डिस्प्ले, MiG-21 बाइसन द्वारा फ्लाई पास्ट और Su-30 विमान द्वारा एरोबोटिक्स द्वारा एक प्रदर्शन देखा गया। इसमें आकाश का स्काई डाइविंग डिस्प्ले, IAF सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा डिस्प्ले और IAF के इतिहास को दर्शाने वाली एक फोटो प्रदर्शनी शामिल। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने कहा कि मैंने भारतीय वायुसेना क्षमताओं और कौशल का प्रदर्शन करते हुए IAF द्वारा एक शानदार एयर शो देखा। दर्शकों के साथ उत्कृष्ट व्यवहार किया गया। श्रीनगर में बुलेवाई और जाने वाले मार्गों को पिछले 2 दिनों से यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। इसी के साथ न्यूज समाप्त। अगली न्यूज का टाइटल है 28 ट्रेन्स कैंसिल्ड, मेनी डाइवर्टेड अहेड ऑफ साइक्लोन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। 28 ट्रेनें रद्द, कई चक्रवात के पहले से डाइवर्ट की गईं। ईस्ट कोस्ट रेलवे COR ने 28 ट्रेनों को रद्द कर दिया। 5 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया और 8 को पुनर्निर्धारित किया क्योंकि चक्रवात गुलाब ने कलोंगपट्टनम में उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा को प्रभावित किया। दक्षिण पूर्व मध्य और दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्राधिकार में 11 ट्रेनों को विनियमित किया गया था। चक्रवाती हवा के साथ भारी बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर ECOR द्वारा सभी आवश्यक सावधानियां बरती गईं। प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में गहन और व्यापक गश्त सुनिश्चित की जा रही है और निगरानी की जा रही है। जहां भारी बारिश की संभावना है, वहां स्थिर चौकीदार तैनात किए गए हैं। पुलों पर नजर रखी जा रही है। विद्युत और सिग्नलिंग प्रतिष्ठानों के लिए उचित कदम उठाए गए। ECOR ने एक बयान में ऐसा कहा। चक्रवाती तूफान ने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में तट के करीब 8,000 मंडलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। सुबह से ही जीवन अस्त व्यस्त हो गया था क्योंकि कई स्थानों पर भारी बारिश हुई थी। कई मंडलों में सैकड़ों पेड़ उखड़ गए। बिजली के खंभे गिरने से टेककली संभाग के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। सड़कें भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। गुलाब के लैंडफॉल के समय सांदीपेटा, राजापुरम, भवनपाडु, देवनलताड़ा और अन्य गांवों में भारी बारिश की सूचना है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है बीजिंग लासा की फुट लिंक कंप्लीटेड। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। बीजिंग लासा प्रमुख सड़क संपर्क पूरा हुआ। तिब्बत में अपने बुनियादी ढांचे के निर्माण को जारी रखते हुए चीन ने बीजिंग लासा एक्सप्रेसवे के एक प्रमुख खंड को पूरा कर लिया है, जो लासा से नागकू तक 295 किलोमीटर लंबा है। यह खंड समुद्र तल से 4,500 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है, जिसे चीनी राज्य मीडिया ने दुनिया का सबसे ऊंचा एक्सप्रेसवे करार किया है। खुफिया जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में सेंट्रल सेक्टर के सामने एक अलग विकास
में पीपुल लिबरेशन आर्मी PLA ने कियोधुरा पास के सामने निगरानी उपकरण और कैमरे लगाए। इनपुट्स के मुताबिक पीले गुब्बारे के आकार के निगरानी उपकरण साइट पर एक पवन चक्की और सौर पैनल के साथ स्थित हैं। ल्हासा नागकू खंड G6 बीजिंग ल्हासा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की राजधानी ल्हासा को उत्तरी तिब्बत से जोड़ने वाला पहला एक्सप्रेसवे है। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि यह PLA के सेंट्रल थिएटर कमांड को वेस्टर्न थिएटर कमांड से भी जोड़ता है, जो भारत के साथ सीमा के लिए जिम्मेदार है। ल्हासा नागकू खंड के नागकू से यांग बेजैन के बीच एक्सप्रेसवे के एक महत्वपूर्ण खंड को 21 अगस्त को परिचालन परीक्षण में रखा गया था। ल्हासा नागकू खंड के पूरा होने पर ल्हासा और नागकू के बीच ड्राइविंग समय 6 घंटे से 3 घंटे तक कम हो गया है। अधिकारी ने कहा कि पूरा एक्सप्रेसवे बीजिंग, हेबई, भीतरी मंगोलिया, निंगजिया, गांसू, किंगघई और ल्हासा सहित चीन के 7 प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगा, जिनकी अनुमानित लंबाई 3710 किलोमीटर है। जून में चीन ने ल्हासा को निंगचगी से जोड़ने वाली एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन शुरू की थी, जो रणनीतिक रूप से अरुणाचल प्रदेश के करीब स्थित तिब्बती शहर है। क्षेत्र में ये नियमित अभ्यास जारी रखते हुए PLA ने अपने चिंजियांग सैन्य जिले सितंबर के पहले सप्ताह में XMD के तहत 2 लाइव फायरिंग अभ्यास किए हैं, अधिकारियों ने कहा। इसके साथ ही 8 माउंटेन इन्फेंट्री डिवीजन की आर्टिलरी रेजिमेंट ने PSL 181-155 मिलीमीटर वाहन को नियोजित करके लाइव फायरिंग अभ्यास किया। साथ ही साथ ऊंचाई वाले पठार में हवित्जर तोपें लगाईं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है CG बैक 50% कोटा फॉर वुमेन इन जुडिशियरी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। CGI ने न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का समर्थन किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने रविवार को न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। CGI ने कहा कि यह आपका अधिकार है, यह दान की बात नहीं है। हजारों साल के इस दमन के लिए यह काफी है। साथ ही साथ उन्होंने कार्ल मार्क्स की व्याख्या करते हुए कहा कि दुनिया की महिलाओं एक हो जाओ, आपके पास अपने चयन के अलावा होने के लिए कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 9 नए जजों को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट की महिला जजों और अधिवक्ताओं से बात करते हुए CGI ने कहा कि अधीनस्थ न्यायपालिका महिलाओं का हिस्सा केवल 30% है। उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की संख्या 11.5% है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में हमारे पास 33 में से 4 महिला न्यायाधीश हैं, यह सिर्फ 12% है। 1.7 मिलियन अधिवक्ताओं में से केवल 15% महिलाएं हैं। राज्य बार काउंसिल में निर्वाचित प्रतिनिधियों में से केवल 2% महिलाएं हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कोई महिला सदस्य नहीं है, इसे तत्काल सुधार की आवश्यकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं कार्यपालिका को आवश्यक सुधार लागू करने के लिए भी मजबूर कर रहा हूँ। मुझे कॉलेजियम में ऐसे सहयोगियों के लिए खुशी है जो प्रगतिशील हैं और उच्च न्यायपालिका में अंतर को पाटने के लिए दृढ़ हैं। उन्होंने कानूनी शिक्षा में लैंगिक विविधता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। मैं पहले कदम के रूप में महिलाओं के लिए लॉ स्कूलों और विश्वविद्यालयों में सीटों के एक महत्वपूर्ण प्रतिशत के आरक्षण की पुरजोर वकालत करता हूँ। अंततः महिला न्यायाधीशों और वकीलों को शामिल करने से न्याय वितरण की गुणवत्ता में काफी सुधार होगा, ऐसा CGI ने कहा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें मिलती हैं और वो अभी फटाफट अंदाज में। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ का टाइटल है गवर्नमेंट इंडस्ट्री पैनल ड्राइव्स पॉलिसी टू रिवाइव मैन्युफैक्चरिंग। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सरकार उद्योग पैनल ने विनिर्माण को पुनर्जीवित करने के लिए नीति बनाई। 2020 में राष्ट्रीय तालाबंदी की घोषणा के तुरंत बाद उद्योग के कप्तानों और वाणिज्य और उद्योग मंत्री
पीयूष गोयल के बीच एक बैठक के कारण भारतीय विनिर्माण को दूर करने के उद्देश्य से स्थानीय मूल्य वर्धन विनिर्माण और निर्यात या स्केल के लिए संचालन समिति की स्थापना हुई। महामारी द्वारा उजागर आयात निर्भरता के नुकसान से यह देखते हुए कि लॉकडाउन के कारण उनमें से कई के पास अपने हाथों में अधिक समय था, श्री गोयल ने सुझाव दिया था सीईओ अपनी सोच पर ध्यान दें और चीन के खिलाफ वैश्विक भावनाओं को टेप करने और भारतीय विनिर्माण को मजबूत करने के विचारों के साथ आए। मंत्री ने अप्रैल 2021 तक महिंद्रा समूह के प्रबंध निदेशक पवन गोयनका को यह आत्मनिरीक्षण करने के लिए कहा। समूह अब 17 क्षेत्रों के लिए ऐसे विचारों पर काम कर रहा है जैसे खिलौने, कपड़ा, फर्नीचर और ई साइकिल से लेकर ड्रोन, यहाँ तक कि मत्स्य पालन। केल ने उद्योग निकायों CII, विकी और एसोचैम के शीर्ष पीतल और सरकार की प्रतिनिधि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के सदस्य सचिव मनमीत कौर नंदा और JSW स्टील संयुक्त सहित 3 उद्योग सम्मान शामिल हैं। प्रबंध निदेशक और समूह CFO शेषगिरी राव MVS और सलिल सिंघल अध्यक्ष टेरिस PI इंडस्ट्रीज। भारत ने पिछले 2 दशकों में अर्थव्यवस्था में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई समान समितियों को देखा है जिसमें सिफारिशें या तो धूल इकट्ठा कर रही हैं, अंतर मंत्रालय और अंतर उद्योग क्रॉस फायर से खराब हो गई हैं या गैर स्टार्टर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जैसी खराब नीतियों की ओर अग्रसर हैं। स्केल समूह कुछ कारणों से भिन्न है। सबसे पहले कि कोई सीमा और ड्राफ्ट नहीं है और इसकी बड़ी रिपोर्ट नहीं है। इसके सभी प्रस्तावों को एक प्रस्तुति में सर्वोत्तम रूप से देखा गया है। दूसरा, यह केवल विभिन्न क्षेत्रीय खिलाड़ियों के विचारों को इकट्ठा नहीं करता है और सरकार को विचार करने के लिए एक साथ बांट देता है जैसा कि सामान्य उद्योग प्रतीत होता है। तीसरा, यह उद्योग के विभिन्न गुटों को कई स्तरों पर अलग अलग एजेंडे के साथ संरेखित करने के लिए परामर्श एक कठोर प्रक्रिया का पालन करता है और सरकार के साथ प्रासंगिक मुद्दों को उठाने से पहले हितों के संरेखण को कम करने की कोशिश करता है। जहां के डॉक्टर गोयनका ने द हिंदू को बताया कि मुझे आमतौर पर उद्योग निकाय सरकार के पास आते हुए लगते हैं और कहते हैं मुझे यह दे दो, मुझे वह दे दो। स्केल डायरेक्शन में के लिए मेरा पहला वाक्य यह है कि मैं यह करने जा रहा हूं और यह वही मदद है कि मुझे आवश्यकता है और अगर आपके पास मैं यह करने जा रहा हूं या नहीं, चलो बात करते हैं, ऐसा उन्हें कहा। नतीजतन किसी प्रस्तुतिकरण में निवेश और रोजगार सृजन के मामले में उद्योग से समान प्रतिबद्धता के बिना नीतिगत सुझाव थे। यदि उन सुझावों को स्वीकार कर लिया गया था, वास्तव में एयर कंडीशनर के मामले में पहले क्षेत्रों में से पर ने काम करना शुरू किया। जो खिलाड़ियों के प्रस्ताव में श्री गोयल एक प्रतिबद्धता पत्र दिया कि वे अधिक निवेश करेंगे और घरेलू मूल्य संवर्धन को वर्तमान से 80% तक ले जाएंगे। सरकार द्वारा सेक्टर के लिए PLI को अजरने से पहले 5 वर्षों में 20%। डॉक्टर गोयनका ने कहा इस पर उद्योग द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे और यह लगभग एक अनुबंध है। उन्होंने कहा कि एयर कंडीशनर एक रियासत क्षेत्र माना जाता था जिसमें यथास्थिति में बदलाव की कोई गुंजाइश। मत्स्य पालन और टीवी सहित अन्य निर्बाध क्षेत्रों के लिए पैनल के विचार भी सरकार के भीतरी विचार विमर्श के उन्नत चरणों में है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज। अगली न्यूज में ये कहा गया है, इस न्यूज का टाइटल है इंडिया नीड्स 4 to 5 मोर बैंक्स लाइक SBI। तो चलिए इसे पढ़ें। भारत को SBI जैसे 4-5 और बैंकों की जरूरत है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि भारत को आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए SBI जैसे 4 या 5 और बैंकों की आवश्यकता होगी। जिस तरह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से एक अलग विमान में स्थानांतरित हो रही है, तरह से उद्योग अपना रहा है, इतनी सारी नई चुनौतियां सामने आती रहती हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमें न केवल अधिक बल्कि बड़े बैंकों की आवश्यकता है। उन्होंने मुंबई में भारतीय बैंक संघ IBA 74वीं वार्षिक आम बैठक में बैंकरों से कहा। प्रेस सूचना ब्यूरो से भाषण का एक वीडियो जारी किया गया है। बैंकिंग उद्योग को यह कल्पना करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कि तत्काल और दीर्घकालिक भविष्य में बैंकिंग कैसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा अगर हम कोविड के बाद के परिदृश्य को देखें तो भारत का बैंकिंग समोच्च भारत के लिए बहुत ही अनूठा होगा, जहां एक रहा है डिजिटलीकरण को बेहद सफल तरीके से अपनाना। एक अस्थायी भविष्य में बनाने में निर्बाध और परस्पर जुड़े डिजिटल सिस्टम के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा भारतीय बैंक का दीर्घकालिक भविष्य काफी हद तक डिजिटली प्रक्रियाओं द्वारा
संचालित होने जा रहा है। उन्होंने IBA से तर्कसंगत दृष्टिकोण और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से हर जिले में बैंकिंग तक पहुंच में सुधार करने का आग्रह किया। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने IBA को हर जिले के लिए सभी बैंक शाखाओं की डिजिटल स्थानवार मैपिंग करने के लिए लगभग 7.5 लाख पंचायतों में से लगभग 2/3 में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन है। IBA को इस पर विचार करना चाहिए और एक अभ्यास करना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि बैंकों की भौतिक उपस्थिति कहाँ होनी चाहिए और हम बिना किसी भौतिक शाखा के भी ग्राहकों की सेवा करने में सक्षम हैं। उन्होंने ऐसा कहा। वित्तीय समावेशन IBA को पहल करनी चाहिए और वित्तीय समावेशन और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों का पूरक होना चाहिए, विशेष रूप से असेवित और कम सेवा वाले क्षेत्रों में। UPI को मजबूत करने पर जोर देते हुए FM ने कहा, आज भुगतान की दुनिया में भारतीय UPI ने वास्तव में बहुत बड़ी छाप छोड़ी है। एक रुपे कार्ड जो विदेशी कार्ड की तरह ग्लैमरस नहीं था, अब दुनिया के कई हिस्सों में स्वीकार किया जाता है, जो भारत के भविष्य के डिजिटल भुगतान के इरादे का प्रतीक है। फिनटेक समझता है कि UPI की ऋण है। अगर आपको इसका मांस और खून देना होगा, आपको UPI को मजबूत करना होगा। उन्होंने ऐसा कहा। FM ने ग्राहकों को सेवाओं में व्यवधान पैदा किए बिना महामारी के दौरान भी समामेलन को अंजाम देने के लिए बैंकों की सराहना की। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड की स्थापना के लिए एक साथ आने के लिए IBA के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि NARCL एक बैड बैंक नहीं है। यह एक फॉर्मुलेशन है जिसका उद्देश्य बैंकों की संपत्ति को साफ करना और NPA का त्वरित तरीके से निपटान करना है। बैंक अब बाजार से पैसा जुटाने में सक्षम हैं, इसलिए सरकार पर बैंकों के पुनर्पूंजीकरण का बोझ कम होगा। हम चाहते हैं कि बैंक की तरह काम करें कि बहुत अधिक पेशेवर बदली हुई मानसिकता के साथ काम हो। इसके साथ ही उसका टाइटल है गोइंग डिजिटल फॉर बेटर हेल्थ सॉल्यूशंस सेंटर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। बेहतर स्वास्थ्य समाधान के लिए डिजिटल हो रहे हैं केंद्र। प्रधानमंत्री मोदी 27 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन PMDHM का शुभारंभ करेंगे। वर्तमान DHM को 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट चरण में लागू किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार PMDHM सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए खुले इंटरऑपरेबल मानक आधारित डिजिटल सिस्टम का लाभ उठाकर डेटा, सूचना और बुनियादी ढांचा सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रावधान के माध्यम से एक सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। स्वास्थ्य संबंधी व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता। केंद्र ने कहा कि यह परियोजना नागरिकों के अनुदैर्घ्य स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक उनकी सहमति से पहुंच और आदान प्रदान को सक्षम बनाएगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि मिशन का उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अंतःक्रियाशीलता बनाना है, जो कि भुगतान में क्रांतिकारी बदलाव में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस द्वारा निभाई गई भूमिका के समान है। यह कहते हुए कि लोग स्वास्थ्य सुविधाओं तक अधिक आसानी से पहुंच सकते हैं। PMDHM के प्रमुख घटकों में प्रत्येक नागरिक के लिए एक स्वास्थ्य ID शामिल है, जो उनके स्वास्थ्य खाते के रूप में भी काम करेगा, जिससे व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड को मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से जोड़ा और देखा जा सकता है। एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री HPR और हेल्थ केयर फैसिलिटीज रजिस्ट्रियां HFR, जो आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों दोनों में सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के भंडार के रूप में कार्य करेगी। यह डॉक्टरों, अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के व्यवसाय कर आसानी सुनिश्चित करेगा। मिशन के एक हिस्से के रूप बनाया गया PMDHM सैंडबॉक्स प्रौद्योगिकी और उत्पाद परीक्षण के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करेगा, जो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनने के इच्छुक निजी खिलाड़ियों सहित संगठनों को स्वास्थ्य सूचना प्रदाता बनाने में मदद करेगा या स्वास्थ्य सूचना उपयोगकर्ता बनाने में मदद करेगा। इसी के साथ ही समाप्त होती है। आज का टाइटल है GOM सेट अप टू रेशनलाइज GST रेट्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं।
जीएसटी दरों को युक्ति संगत बनाने के लिए गठित जीओएम। माल और सेवा कर व्यवस्था के तहत कई कर दरों के ओवरहॉल के लिए मंच निर्धारित करते हुए सरकार ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई के नेतृत्व में मंत्रियों के एक समूह जीओएम को कर दरों के युक्तिकरण का प्रस्ताव देने और विचार करने का काम सौंपा है। 2 महीने के भीतर अलग अलग टैक्स स्लैब का विलय। वर्तमान में जीएसटी शासन में 5%, 12%, 18% और 28% की 5 व्यापक कर दर स्लैब हैं। कुछ सामानों पर 28% से अधिक ऊपर और कीमती पत्थरों और हीरे जैसी वस्तुओं के लिए विशेष दरें हैं। शुक्रवार को वित्त मंत्रालय द्वारा गठित श्री बोम्मई के 7 सदस्यीय समूह में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा और केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल के साथ साथ गोवा, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जीएसटी परिषद के सदस्य शामिल हैं। जीओएम मौजूदा टैक्स स्लैबों दरों की समीक्षा करेगा और आवश्यक संसाधनों को हासिल करने के लिए आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश करेगा और विशेष दरों सहित जीएसटी की मौजूदा दर स्लैब संरचना की समीक्षा भी करेगा और कर दर के विलय सहित युक्तिकरण उपायों की सिफारिश भी करेगा। जीएसटी में एक सरल दर संरचना के लिए आवश्यक स्लैब जीओएम के लिए संदर्भ की शर्तें कहा गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को जीएसटी सिस्टम रिफॉर्म्स पर एक और जीओएम का संयोजक बनाया गया है जो कर चोरी को कम करने और करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए आईटी टूल्स का दोहन करेगा। मंत्रालय ने कहा कि यह समूह आईटी चुनौतियों और राजस्व जुटाने पर 2 मौजूदा मंत्रिस्तरीय समूहों को अपने अधिदेश में ओवरलैप करेगा। जीओएम में तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल थियागाराजन, हरियाणा और दिल्ली के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और मनीष सिसोदिया सहित 7 अन्य मंत्री शामिल हैं। साथ ही परिषद में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और असम का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री भी शामिल हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होते हैं। अगली न्यूज का टाइटल है इन ब्रीफ। तो चलिए इसे पढ़ते हैं संक्षेप में। ओडिशा की 73.5% आबादी में एंटीबॉडी अध्ययन। क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर और राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किए गए एक सीरो सर्वेक्षण में ओडिशा में 73.5% सामुदायिक सीरो प्रचलन पाया गया है। इसका मतलब है कि ओडिशा के 12 जिलों में सर्वेक्षण की गई आबादी के करीब 3/4 लोगों ने SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर ली है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है असम्स राइस वाइन जुडीमा रिकॉग्नाइज्ड विद जीआई टैग। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। असम की राइस वाइन जुडीमा को जीआई टैग। असम में दीमासा समुदाय द्वारा बनाई गई शराब जुडीमा को भौगोलिक जीआई टैग से सम्मानित किया गया। चावल और एक निश्चित जड़ी बूटी से बनी यह शराब सम्मान अर्जित करने वाला उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला पेय है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है ऑफ ऑल कैंसर केसेस हायर इन मेन स्टडी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। इसका हिंदी में मतलब है पुरुषों में सभी कैंसर के मामलों का अनुपात अधिक अध्ययन। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के क्लिनिको पैथोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ कैंसर्स इन इंडिया रिपोर्ट ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रियों 2021 ने नोट किया कि सभी कैंसर के मामलों का अनुपात महिलाओं 47.4% की तुलना में पुरुषों में 52.4% में अधिक था। रविवार को ये आंकड़े जारी किए गए। महिलाओं में स्तन कैंसर सहित स्त्री रोग संबंधी कैंसर सभी कैंसर के आधे से अधिक शामिल हैं। 55 से 14 वर्ष के कैंसर सभी कैंसर का 7.9% हिस्सा हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर और गर्दन के क्षेत्र के कैंसर पुरुषों में लगभग 1/3 31.2% कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर को छोड़कर सभी साइटों से कैंसर का उच्चतम अनुपात 45 से 64 वर्ष आयु वर्ग में बताया गया, जो कि 65 वर्ष से
अधिक उम्र के लोगों में अधिक था। 2012 से 2019 के दौरान राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम NCRP के तहत 96 अस्पतालों से कुल 13,32,207 कैंसर के मामले दर्ज किए गए। इनमें से 6,10,084 मामलों को डेटा की पूर्णता और गुणवत्ता के आधार पर विश्लेषण के लिए शामिल किया गया था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 6,10,084 कैंसर में से 3,19,098 यानी कि 52.4% कैंसर पुरुषों में और 2,90,986 43.6% महिलाओं में दर्ज किए गए। तंबाकू के उपयोग से जुड़ी साइटों में कैंसर में पुरुषों में 48.7% और महिलाओं में 16.5% कैंसर शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि थायराइड कैंसर महिलाओं में 2.5% बनाम पुरुषों में 1% है और पित्ताशय की थैली के कैंसर महिलाओं में 3.7% बनाम पुरुषों में 2.2% को छोड़कर। साइट विशिष्ट कैंसर का सापेक्ष अनुपात महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक था। रिपोर्ट में कहा गया है कि जीभ, स्वरयंत्र, थायराइड, कॉर्पस यूटेरी, किडनी, ब्लैडर, रेटिनोब्लास्टोमा के कैंसर वाले 1/3 से अधिक रोगियों को प्रसूति के समय स्थानीय बीमारी थी। यकृत, पित्ताशय की थैली, पेट, फेफड़े और बचपन के कैंसर के सहित प्रस्तुति में रोग की नैदानिक सीमा की परवाह किए बिना कई कैंसर के लिए कीमोथेरेपी सबसे विशिष्ट उपचार पद्धति थी। अंग, साइट और नैदानिक सीमा के बावजूद अधिकांश कैंसर रोगियों को निदान 8 से 30 दिनों के भीतर कैंसर निर्देशित उपचार शुरू किया गया था। रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। हम पहुंच चुके हैं आज के खबरों के सबसे अंतिम पड़ाव पर, जो कि है डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट का टाइटल है कोहली एज T20 कैप्टन द IPL एनोमेली। तो इस डेटा पॉइंट में ये लिखा गया है कि विराट कोहली ने हाल ही में भारत के T20 कप्तानी को छोड़ने का निर्णय लिया है, जो कि वे ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के बाद छोड़ देंगे और इसके साथ ही साथ वर्तमान IPL सीजन की समाप्त होने के बाद वे अपनी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की IPL फ्रेंचाइजी की कप्तानी को भी छोड़ देंगे। यहाँ डेटा दिए गए हैं कि उन्होंने 2008 से लेकर के 2011 के दौरान कैसा प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही साथ यहाँ ये भी लिखा गया है कि ये डेटा ये प्रदर्शित करते हैं कि प्रतिशत जीत के मामलों में ये दुनिया के सबसे बेहतरीन T20 कैप्टन हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ ये भी लिखा है कि अगर इन IPL में प्रदर्शन को देखा जाए तो इनका IPL में प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। साथ ही साथ यहाँ दिखाया गया है कि इतने किन किन मैचेस में इनका विनिंग का रेट कितना है IPL में भी, और इसके साथ साथ टेस्ट मैचेस में, वनडे इंटरनेशनल मैचेस में और T20 इंटरनेशनल मैचेस में। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले करके ध्यान से समझने और पढ़ने की पूरी कोशिश कीजिएगा। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों की यहीं पर समाप्ति होती है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इस वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इसके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। बस अब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार।